हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं क्लास 11th का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक, दैट इज ग्रेविटेशन। एंड इस ग्रेविटेशन के वीडियो सीरीज में हम लोग आज ये पहला लेक्चर है। तो इसमें हम लोग ग्रेविटेशन को बिल्कुल बेसिक से कवर करने वाले हैं। जैसा कि पहला जो इसमें टॉपिक है, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलिए, इसका क्या मतलब है, इसका क्या स्टेटमेंट है, इसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। एंड फिर हम लोग वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो जैसा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं, उस फोर्स का जो वैल्यू है, वो उस फोर्स का वैल्यू डिपेंड करता है कि दोनों मासेस का प्रोडक्ट कितना है। एंड दोनों मासेस के बीच का जो सेपरेशन है, उसके सेपरेशन के इनवर्स स्क्वायर के बराबर। इसके स्टेटमेंट को हम लोग यदि लिखना चाहें तो कह सकते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर इन द यूनिवर्स attracts attracts every other object every other object with a force which is directly proportional to directly proportional to the product of their masses and inversely inversely proportional to the square of distance between them to the square of distance between them। दैट इज एफ जो है वो प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के। जैसे लेट अस कंसीडर कि हम लोग के पास क्या है, दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं m1 एंड m2 आर द masses, their center, and this is the line joining between the two masses from their center। So object A and object B दोनों यहाँ पे क्या करेंगे, एक दूसरे को अपने सेंटर की ओर खींचेंगे। ऑब्जेक्ट ए बी को अपनी ओर खींचेगा एंड ऑब्जेक्ट बी ए को अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे हमेशा हम लोग ये नोटिस करेंगे कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर है, ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। एंड फोर्स का जो वैल्यू आएगा, दैट इज जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर, वेयर g is the gravitational constant। g is the gravitational constant। g का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। एंड यूनिट का बात कर ले हम लोग, तो यूनिट हो जाएगा इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसके g के वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से यदि g के वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहे तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 m2। तो f का क्या होता है, न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। जी के डायमेंशन का हम लोग बात कर ले तो जी का डायमेंशन क्या होना चाहिए, ml t-2 l स्क्वायर
बाय एम स्क्वायर, एम इंटू एम। तो यहां एम से एम कटेगा एक, तो इसका जो आंसर आएगा वो m माइनस वन एल पावर 3 t माइनस 2। सो द फाइनल dimension of the gravitational constant will be m minus 1 l 3 t minus 2। अब बात कर ले हम लोग कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब सरफेस पे रखा होता है तो उस पे जो एक्सेलरेशन वर्क करता है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की कितनी वैल्यू होती है? जैसे हम सभी ने याद करके रखा है कि g का जो वैल्यू होता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो वो वैल्यू एक्चुअल में कहाँ से आया है? तो हम लोग सबसे पहले इसके टॉपिक को लिखते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। किसी भी बॉडी को या किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अर्थ के सरफेस पे रखेंगे, लेट अस कंसीडर कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, चूंकि अर्थ का रेडियस दैट इज इसको हम लोग आर कह दे रहे हुए, एंड इसके सेंटर से जो डिस्टेंस होगा अर्थ का सेंटर एंड जो ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये दोनों के बीच का जो सेंटर का डिस्टेंस होगा वो लगभग अभी भी क्या होना चाहिए? आर ही होना चाहिए। क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि आर का जो वैल्यू है वो 6400 किलोमीटर है, एंड इस ऑब्जेक्ट का रेडियस इस आर के सामने बहुत एक छोटा सा क्वांटिटी होगा। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो आर है वही इन दोनों के बीच का क्या है? सेपरेशन है। सो द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे? तो हम लोग ये पता कर लिए हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कि फोर्स का जो वैल्यू है वो कितना है? जी एम, दैट इज एम इसका मास है, एंड कैपिटल एम, लेट अस कंसीडर कि कैपिटल एम इस अर्थ का मास, कैपिटल एम इज द मास ऑफ द अर्थ बाय आर स्क्वायर। सो ये कौन सा फोर्स है? तो ये जब दो मासेस हैं तो दोनों मासेस के बीच में लगने वाला एक फोर्स है, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके साथ ही हम लोग ये जानते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हम लोगों ने ये भी पढ़ा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब किसी सरफेस पे रखा होता है तो उस पे एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट काम करता है, जो कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ उसका डायरेक्शन होता है। तो इसका क्या होगा? वेट mg। एंड ये भी एक प्रकार का क्या है? तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है। तो दोनों फोर्सेस यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि दोनों फोर्सेस क्या होना चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, यानी mg जो है वो जी एम कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर होना चाहिए। m से स्मॉल m कट जाएगा तो यहां से g का जो वैल्यू आएगा वो g कैपिटल m बाई आर स्क्वायर। सो यहां से हम लोग ये देखें कि जो स्मॉल g का जो वैल्यू है दैट इज, इस g को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू आया दैट इज क्या आया? जीएम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। लेकिन ध्यान यहां ये देना है कि ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तब एक्ट करेगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के बिल्कुल सरफेस पे होगा। इसके जो ठीक बाद जो हम लोग जानेंगे कि यदि किसी ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट पे ले जाएं या किसी डेप्थ पे ले जाएं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी का जो वैल्यू है वो किस प्रकार से चेंज करेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड कैसे वेरी करेगा। वेरिएशन ऑफ जी स्मॉल जी विद एल्टीट्यूड लेट अस कंसीडर कि हम लोग के पास कोई एक इस तरह से, ये तो सबसे पहले हम लोग मान लिए कि ये क्या है? अर्थ है जिसका मास क्या है? m है, एंड कैपिटल आर इज द रेडियस। नाउ
किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से किसी हाइट पे हम लोगों ने यहां पे कंसीडर करा है। दैट इज इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है अर्थ सरफेस से, लेट अस कंसीडर कि वो h है, एंड r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। नाउ यहां पे जो g का वैल्यू था पहले कितना था, यदि सरफेस पे होता तो ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे कि gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर होगा, लेकिन ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहां था, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अब यही सेम वैल्यू जब हम लोग किसी हाइट के लिए निकालेंगे तो ऑब्जेक्ट तो वही है, ऑब्जेक्ट अभी भी मास जो यहां पे हम लोग के पास जो रखा हुआ है अभी भी अर्थ है, एंड इसका मास स्मॉल m ले रखा था। तो यहां से जो जी एच का जो वैल्यू होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जी एम डिवाइडेड बाय, लेकिन अब ये जो सेपरेशन है, पहले हम लोग ये मान के चल रहे थे कि जो सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट है उसका आर में कुछ, उसके चलते आर में यानी जो बीच का जो डिस्टेंस है उसके चलते यानी कि बीच के जो सेपरेशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब हम लोग चूंकि ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे ले गए हैं, अब जो सेपरेशन है वो आर प्लस एच का होल स्क्वायर होना चाहिए। नाउ दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, यानी g डिवाइडेड बाय जी एच। तो यहां से हम लोग पाएंगे कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, तो r प्लस एच का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा r स्क्वायर के। ना अब यहां पे कुछ हम लोग जो है, यहां पे हम लोग कुछ क्या करेंगे कि बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड एक एजम्पशन लेंगे कि यदि जब क्वांटिटी बहुत छोटा होता है एंड हम लोग के पास कोई एक एक्सपेंशन जैसा इस तरह से चीज हो, 1 प्लस एक्स का पावर n, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन कहता है कि यदि मान लीजिए कि ये पावर बहुत बड़ा है, लेट अस कंसीडर कि पावर बहुत बड़ा है, एंड ये जो x ऐड कर रहे हैं हम लोग, इस x का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा है, उस केस में हम लोग जो भी इसके एक्सपेंशन में टर्म आते हैं वो सारे टर्म्स को हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि ये टर्म आगे का जो टर्म्स है वो आगे के टर्म्स बहुत एक्सपेंशन के बाद छोटे होते चले जाते हैं, तो पहले के दो टर्म्स को ही हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड वहां से हम लोग ये मान के चलते हैं कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n का जो एक्सप्रेशन होगा वो 1 प्लस एन एक्स के जितना होगा। बाकी अदर भी बाहर इसके बाद भी एक्सपेंशन आएगा, लेकिन उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं क्योंकि वो जो वैल्यू है वो और छोटा होता चला जाता है। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि जो g अपॉन जी एच का वैल्यू आया, वो r प्लस एच का होल स्क्वायर बाय आर स्क्वायर है, या इसको थोड़ा सा हम लोग रेसिप्रोकल करके लिख दे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। तो ऊपर से आर स्क्वायर एंड नीचे से भी हम लोग आर स्क्वायर को यदि कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय एक मिनट, यहाँ पे आर स्क्वायर ना होकर के होल स्क्वायर होगा, यहाँ थोड़ा सा मैं मिस्टेक लिख रहा हूं, 1 प्लस एच डिवाइडेड बाय आर टू द होल स्क्वायर। ना आर स्क्वायर से आर स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा, तो फाइनल जो एक्सप्रेशन आएगा वो जी एच अपॉन जी का वैल्यू वो 1 अपॉन 1 प्लस एच बाई आर टू द होल स्क्वायर आएगा, एंड इसको यदि हम लोग न्यूमरेटर में ले जाएं तो ये एक इस प्रकार से एक्सप्रेशन आएगा, एंड नाउ ये x के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इसके एक्सपेंशन में जब हम लोग बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन आ जाएगा 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, एंड दिस इज gh अपॉन g। तो यहां से हम लोग ये कैलकुलेट कर पा रहे हैं कि gh का जो वैल्यू होगा वो g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r, ये फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। फ्रेंड यहां पे
एक हम लोग एजम्पशन लेकर के चले हैं, और वो एजम्पशन क्या है? वो एजम्पशन ये है कि जो हाइट है, अर्थ सरफेस जो ये हाइट जो हम लोगों ने ले रखा है, ये हाइट रेडियस के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, यानी h जो है वो बहुत छोटा है r से, तभी h बाई r का जो वैल्यू है, h बाई r का जो वैल्यू है वो बहुत छोटा हो जा रहा है, बहुत छोटा हो जा रहा है, वेरी लेस है 1 से। तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा पाए हैं। तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो वहां इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, वो अर्थ के रेडियस के कंपैरिजन में कितना छोटा या कितना बड़ा है। यदि वो कंपैरेबल हाइट होगा, रेडियस के साथ, अर्थ के रेडियस के साथ, इस केस में हम लोग ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे। तो फिलहाल अभी वीडियो को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग कुछ इसके सवाल को भी लेकर के आएंगे। तो फिलहाल आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इससे रिलेटेड आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आ रहा हो या फिर कुछ वैसा रिक्वायरमेंट हो तो आप मुझे जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।